कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो रिवाइज किया आप लोगों ने स्लाइड डाउनलोड होने के बाद? रिवाइज करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है पूछिए। अभी तक जहां तक हो गया है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हम लोग देख रहे थे। इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि ये कैसे एक्ट करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो इसमें मेन कल्प्रिट है और जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं और जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की अगर कंडीशन है तो सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है और उस टाइम पे ड्रग्स को यूज किया जाता है। जो कैप्टोप्रिल है एसीई इनहिबिटर, जैसा कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में देखा था फर्स्ट कैटेगरी कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल और अदर उसके साथ है रैमिप्रिल। तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी हम लोग देखेंगे, बट पहले हम लोग देख रहे हैं कि जिसकी वजह से इशू हो रहा है वो किस तरीके से अपना एक्शन शो करता है। बिकॉज ड्रग डिजाइनिंग का जो पार्ट है उसमें हम लोग देखते हैं पहले कि जिस मॉलिक्यूल का हमको सिंथेसिस करना है या जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो पहले हम लोग देख लें कि एक्चुअल जो कंडीशन है बॉडी के अंदर बन क्या रही है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ड्रग डिजाइनिंग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जो फार्माकोलॉजी है वो हेल्थ साइंसेज में मेजोरिटी ऑफ जो कोर्सेज हैं उसमें है, बीडीएस, नर्सिंग, हर जगह फिजियोथेरेपी। बिकॉज यही एक सेंट्रलाइज जो कॉन्सेप्ट है उसको बताता है कि कैसे ड्रग्स एक्ट करती हैं और जो पैथोफिजियोलॉजी है उससे रिकवरी पेशेंट को होती है। तो एंजियोटेंसिन सेकंड के ऊपर अभी हम लोग फोकस करेंगे। आप लोग ये मान के चले कि हमने जो फार्माकोलॉजी सेकंड है उसमें सबसे पहले इसको लिया है एज ए बायोमॉलिक्यूल। तो इसका जो एक्शन है उसको हमें देखना है और उसके बाद में जो ड्रग जो कैप्टोप्रिल है वो कैसे इसको रिकवर करती है जब ये वर्स्ट कंडीशन में हो जाता है। तो जैसे आप देखें ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसी में स्टार्टिंग में लिखा है एंजियोटेंसिन सेकंड और इसके लास्ट में लिखा है कैप्टोप्रिल। तो अब ये मान के चले ये जो सिस्टम है इसमें हमें यहाँ से स्टडी स्टार्ट करनी है और जो कैप्टोप्रिल है वहां तक देखना है। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवीजन वर्क को कंटिन्यू करें और जो डाउट्स हैं उसे टाइम टू टाइम देख लें। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो सब्जेक्ट है आपका ये काफी कोर पार्ट में है और बी फार्मा में देखा जाए तो अलग अलग सेमेस्टर में दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये शॉर्ट में नहीं देखना है, ये डिटेल में ही देखना है। जहां भी आप इसके बारे में पढ़ें फुल टाइम दें और इसको डिटेल में देखें। बिकॉज जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो सारा इसमें है। बाकी तो जो केमिस्ट्री है और अदर सब्जेक्ट आप लोग देख ही रहे हैं, बट ये सेंट्रलाइज सब्जेक्ट है और इसके ऊपर फोकस करें। जो एंजियोटेंसिन सेकंड है इज एन ऑक्टापेप्टाइड, प्लाज्मा में होता है, अल्फा जो ग्लोबुलिन है वहां से इसको रिकवर किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम और जो प्रेशर होम्योस्टेसिस है इसको ये देखता है। सबसे पहले इसका एक्सट्रैक्शन जो किडनी है वहां से हुआ और इसमें ये पता चला कि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो कन्वर्ट होता है जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसमें, और इसी के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो मेजर एक्शन या मेजर जो की रोल है वो इसका होता है एंजियोटेंसिन सेकंड का। फिर ये जो स्लाइड है इसमें हम लोगों ने देखा कि इसका टी हाफ जो प्रिकर्सर है जो रेनिन है उसका 15 मिनट होता है, लिमिटिंग फैक्टर है ये इसमें। और जो एंजियोटेंसिन थर्ड है वो भी इसमें बनता है, बट उसका जो मेजर एक्शन है वो स्टिमुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन है, ना कि दूसरे एक्शन को शो करना, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो जो ओवरऑल एक्शन इसका है वो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन है,
यानी कि अगर यूजफुल वे में इसको देखा जाए तो व्हेन द बॉडी इज इन द कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन, मान लीजिए कोई लेवल से हाइपोटेंशन की जब कंडीशन बनती है तो ये सिस्टम उसको वापस से होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है, यानी कि लेवल राइज करता है। बट जनरली जो कंडीशन बनता है वो हाइपरटेंशन का बनता है। हाइपरटेंशन तो मान लीजिए जब ऑर्गन फेलियर की कंडीशन आती है या सीरियस इशू हो जाता है, ब्लड लॉस वगैरह और ये सब जो कंडीशन है, तो वहां जाके वो कंडीशन बनती है। तो उस टाइम पे ये सिस्टम हो सकता है इतना स्ट्रांगली वर्क ना करे, किडनी इन्फेक्शन और ये सब जो चीजें हैं। बट रूटीन वे में अगर हम देखें तो एक सप्लीमेंट्री एक सिस्टम है जो इसको देखता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक टाइप का होता है। रेनिन जो एंजियोटेंसिन सिस्टम है एक्सटेंसिक भी होता है और इंट्रेंसिक होता है। एक्सटेंसिक अगर हम बात करें तो जो सर्कुलेशन में ऑलरेडी जो रेनिन ब्लड सर्कुलेशन में है, तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, रेनिन और जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको कैप्चर कर लेती हैं, और धीरे धीरे जो कन्वर्जन है उसका वो एंजियोटेंसिन सेकंड में होता रहता है। और इस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सटेंसिक लोकल सिस्टम, लोकल रास, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। सेकंड द इंट्रिंसिक लोकल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, यानी कि जो आपके ऑर्गन है, ब्लड वेसल की जब हम लोगों ने बात की तो वो एक्सटेंसिक पार्ट हो गया। अगर हम ऑर्गन के सेल रेनिन को और जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको कैप्चर करते हैं और धीरे धीरे जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो बनता है, देन इट विल बी द पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो इसकी क्वांटिटी हर जगह हमको मिलती है। फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोगों ने देखे तो मोस्ट जो प्रोमिनेंट एक्शन है दैट इज वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स है उसमें वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और जो ब्लड प्रेशर है उसके लेवल को मेंटेन नहीं है तो मेंटेन करेगा। भाई इसका अगर हम देखें तो बॉडी का फीडबैक जो मैकेनिज्म है वो सपोर्टिव है, बॉडी को बिगाड़ना थोड़ी चाहता है ये सिस्टम। तो इसकी जब रिक्वायरमेंट होगी यानी कि जब डाउन होगा तो ये एक्टिवेट होगा, अदरवाइज ठीक है जैसा है वैसा है। बट अगर हाइपरटेंशन की ये कंडीशन है तो इसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो बनेगा। वो ऐसा नहीं है कि अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो इसका क्वांटिटी कुछ बनेगा ही नहीं, रेनिन भी बनेगा, फिर इसका सिक्रेशन होगा, और जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी बनेगा। इन दैट कंडीशन इट इज नॉट सुटेबल फॉर द बॉडी, यानी कि ये वहां पे अगर अपना वासोकॉन्स्ट्रिक्शन जो एक्शन है उसको ये कब तक नहीं करेगा बताइए। कोई चीज है बॉडी में तो वो काम नहीं करेगी क्या, या तो वो बने नहीं, और बनेगा तो अपना एक्शन तो शो करेगा ही। तो अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और उस टाइम पे इसका सिक्रेशन रेगुलरली हो ही रहा है, उसको आप रोक थोड़ी सकते हो, जीरो थोड़ी कर सकते हो आप बॉडी में, ठीक है। तो फिर जो कंडीशन है वो हाइपरटेंशन की ये वर्स्ट करेगा, और इसीलिए जो डायग्नोसिस का पार्ट है उसमें ये जो कंडीशन है इसका डायग्नोस किया जाता है। और फिर आगे हम लोग इसमें नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो जो एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर्स हैं जहाँ से इनका फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए जो लॉसार्टन है वो दिया जाता है, या फिर ये बने ही नहीं इसके लिए जो कैप्टोप्रिल है वो दिया जाता है। तो इसका जो एक्शन है जो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये सिमिलर है जो सिंपैथेटिक आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके, और मेनली ये आर्टीरियोल्स और वेन्यूल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और अपना एक्शन को शो करते हैं। और ये जो एक्शन है वो सेरिब्रल स्केलेटल मसल्स या जो पल्मोनरी है ये कोरोनरी वेसल्स हैं उसमें कम देखने को मिलता है। एंजियोटेंसिन सेकंड है वो प्रमोट करता है वासोकॉन्स्ट्रिक्शन को वस्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा वस्कुलर कंपार्टमेंट में, तो इसीलिए जो बीपी राइज होता है वो इस कंडीशन से होता है। जो प्रेशर जो एजेंट है एंजियोटेंसिनो सेकंड रादर अगर मोर पोटेंट है और लॉन्ग टर्म अगर इसका इन्फ्यूजन दिया जाए
तो ये राइज करता है। तो अगर मान लीजिए बीपी लोअरिंग की जो कंडीशन है वहां पे ये एज ए ड्रग भी काम कर सकता है और बीपी राइज में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखें जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, एक्चुअली हार्ट मसल में अगर हम देखें कि ये कैसे हेल्पफुल है, तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है उसको ये इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड वेसल्स हैं तो उसमें वो रेनिन को कैप्चर कर रहे हैं और इसको बना रहे हैं, तो ऑलरेडी जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है उसको ये प्रमोट करता है और उसकी वजह से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और इसीलिए आर्टीरियल्स और वेन्यूल में भी जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो बढ़ जाती है, बिकॉज इसका जो एक्शन है वो कैल्शियम को इन्फ्लक्स करता है। और इसी की चलते क्या होगा, इट कैन इंक्रीज द हार्ट रेट बाय एनहांसिंग द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, क्योंकि जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है वो आपका जो सिंपैथेटिक फ्लो है उसको सपोर्ट करता है, या वैसा ही वो एक्शन है, तो जब एक काम कर रहा है तो बाकी सिस्टम भी उसी चीज को सपोर्ट करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग सोशल एक्टिविटीज में भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक लगा हुआ है पूरे तरीके से तो दूसरा भी उसके साथ में लग जाएगा और जो मेन एक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन का बन जाएगा। द कार्डियक आउटपुट इज ऑफन रिड्यूस्ड एंड कार्डियक वर्क इज इंक्रीज्ड। अब ये जो कंडीशन है ये एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि अगर जितना आउटपुट होना चाहिए वैसा काम होना चाहिए, बट हार्ट की अगर हम बात करें कि जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो गया है, कार्डियक वर्क बढ़ गया है, तो फिर एरिथमिसिटी और जो अलग फैक्टर्स हैं डिजीज कंडीशन उसमें बनने लगती है। बट ये देखा जाए एज कंपेयर टू द नॉर एड्रेनालिन, एंजियोटेंसिन सेकंड डज नॉट एक्टिवेट लेटेंट पेसमेकर्स, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर ये कंडीशन वर्स्ट होती है तो फिर जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है या इवन जो कैंसरस स्टेज है या जो एक पर्टिकुलर पार्ट है मायोकार्डियल जो इंफ्रैक्शन है वहां तक की कंडीशन बनती है और वो एक पर्टिकुलर पार्ट काम नहीं करता है। और कॉम्प्लेक्सिटी है जो जनरेट होती है स्मूथ मसल्स की अगर हम लोग बात करें, the indirectly volume overload and increase total peripheral resistance caused by the angiotensin second contribute to the hypertrophy and remodeling, that is the abnormal distribution of muscle mass। तो जैसे ही वाटर और इन सब का जो रिटेंशन है वो बढ़ेगा तो जो मसल मास है वो एबनॉर्मल हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा आपका जो रेजिस्टेंस है वो। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन इंक्रीजेस वेसल वॉल and intimal thickness and causes ventricular hypertrophy। अब एक्चुअली इसको हाइपरटेंशन यहाँ पे बार बार फोकस किया जा रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो ये कंडीशन अपने आप बनने लगती है, इसीलिए एक सॉल्ट इसका दिया जाता है या तो वो कैप्टोप्रिल या लोसार्टन, बिकॉज इस सिस्टम को फिर वहां पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हाइपरटेंशन तो प्रमोट हो रहा है और उसके साथ में ये सिस्टम फास्टली एक्ट करेगा, तो फिर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और ये सब जो कंडीशंस हैं, फाइब्रोसिस और डायलिटेशन ऑफ द इंफ्रैक्ट एरिया विद hypertrophy of non-infracted ventricular wall is seen after myocardial infarction. The progressive cardiac myocyte death and fibrotic transformation occurs in congestive heart failure patient. मायोकार्डियल के अगर पेशेंट हैं तो फाइब्रोसिस और डायलिटेशन देखने को मिलेगा, और CHF के अगर पेशेंट हैं तो कार्डियक मायोसाइट डेथ या फाइब्रोटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। These changes are important risk factor for cardiovascular morbidity and mortality। अब ये जो दोनों फैक्टर हैं, अगर हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को लें या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को लें तो फाइब्रोसिस या डायलिटेशन या फिर हम देखें मायोसाइट डेथ या फाइब्रोटिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर हैं वो फिर कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी की ओर लेकर जाता है। अब यहीं पर इनका रोल आता है जो है ACE इनहिबिटर। अगर इस कंडीशन में ये जो बढ़ती हुई ये कंडीशन है कि मान लीजिए कोई पेशेंट आया है तो उसमें हाइपरटेंशन, एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि पहले जो डॉक्टर्स हैं वो वासोडायलेटर्स उन्होंने दे दिए
कैप्टोप्रिल दे दिया, एम्लोडिपिन वगैरह ये सब चल रहा है। तो अगर वासोडाइलेटर्स दे दिए तो उससे कंट्रोल हो जाना चाहिए, फिर राइज क्यों हो रहा है बीपी? तो पेशेंट अगर फिर जा रहा है तो फिर इनकी स्टेज आती है कि कहीं ये सिस्टम तो एक्टिवेट नहीं हो गया, तो फिर इसके लिए कैप्टोप्रिल और लोसार्टन दिया जाता है। तो इसी के लिए इसमें लिखा है द ACE inhibitor therapy retards and reverses may of these changes importing a pivoted role in to angiotensin second in vascular and ventricular hypertrophy, apoptosis and remodeling। तो फिर ये जो थेरेपी है ये कार्डियक मसल को इंफ्रैक्ट होने से बचाती है, फाइब्रोसिस की जो कंडीशन है उससे बचाती है, और इवन जो कंडीशन ऑन्कोजीन वाली बन गई थी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, that is direct cellular effect involving the expression of the proto-oncogenes and transcription of several growth factor, यानी कि इवन वो जो पार्ट है कैंसरस भी हो सकता है, उस पार्ट को फिर ये धीरे धीरे रिमॉडलिंग और एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस तेज हो गया था उसको ये कंट्रोल करता है। Now the effect on smooth muscle and the adrenal cortex. The angiotensin second contracts many visceral smooth muscles because the major action of the angiotensin second is vasoconstriction। तो वैसे ये क्या करेगा, जितने भी विसरल स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट इन विट्रो ये जो एक्शन है ऐसा बाहर देखने को मिला, बट जब इन विवो स्टडी इसकी की गई तो ये इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट मिला। बिकॉज देखिए यहीं पर डिफरेंस आ जाता है कि आप बाहर जो स्टडी कर रहे हैं और जब आप या एनिमल स्टडी कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है कि बाहर तो जो मसल थी वो कांटेक्ट हो रही थी, जो हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल में डिस्कस किया था ना, ऑर्गन बाथ सिमुलेशन, कि मान लीजिए आपने एक मसल को निकाला है स्मूथ मसल, उसमें आपने जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसका एक डोज दिया है, तो हो सकता है कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करें और आपको एक ग्राफ मिल जाए, एक जो ड्रम उसमें स्मोक किया रहता है उसके ऊपर आपको ग्राफ मिलता है। बट जब इसको आपने जब इन विवो चेक किया तो ये एक्टिविटी इनसिग्निफिकेंट मिली, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये स्मूथ मसल के ऊपर इफेक्टिव नहीं है। एंजियोटेंसिन सेकंड एंड एंजियोटेंसिन थर्ड आर द ट्रॉफिक ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हम सेकंड बात कर रहे हैं, यानी कि इफेक्ट ऑफ द एंजियोटेंसिन सेकंड ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसका एक पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस एनहांसेस द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस और रिलीज को बढ़ाएगा, विच एक्ट ऑन द डिस्टल ट्यूब्यूल टू प्रमोट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एंड हाइड्रोजन एक्सक्रीशन। तो जो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन है ये उसको फिर और इम्प्रूव इन द सेंस उसको इंक्रीज करेगा, और फिर जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो वहां पर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी ये बढ़ाएगा और साथ में पोटेशियम और हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन बढ़ाएगा। तो सोडियम रिटेंड हो रहा है, यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है। तो एक्चुअली इसीलिए ये कहा जाता है जो हाइपरटेंशन है उसमें कि नमक कम कर दीजिए, नमक मत लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप देखें तो इस सिस्टम में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है। सोडियम एंड वाटर ऑलरेडी अगर आप देखें वैसे ही ये वाला हो गया है, इसमें हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे देखें तो ऑलरेडी जैसे आप देखें ये सिस्टम है, तो वाटर एंड सोडियम का रिटेंशन ये सिस्टम कर ही रहा है, केवल एंजियोटेंसिन सेकंड की बात। अब अगर जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो इतनी क्वांटिटी में बन रहा है कि ब्रेन में जाके जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है उसका सिक्रेशन को बढ़ा रहा है, या जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें जाके वो एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ा रहा है, तो यानी कि ये सारे फैक्टर मिलके इस चीज को कितना बढ़ा देंगे, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो इसीलिए फिर नमक कम कर दिया जाता है, बोलते मत लीजिए आप नमक, और पता चलता है लोग बाग तो इतना नमक खाते हैं सलाद में उनको टेस्ट ही नहीं आता है, नमक खाते ही रहते हैं।
These effects are exerted at concentrations lower than those required to cause vasoconstriction. अब वैसे तो ये देखा गया है कि वासोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए जितना चाहिए, these effects are exerted at concentration lower than those required for vasoconstriction, यानी कि बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन पर ही ये इफेक्ट आने लग जाते हैं. वासो जो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट है वो तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे आता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर राइज करेगा वो जब ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे ना तब फिर और वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और वासो कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा. बट सोडियम एंड वाटर का जो रिटेंशन है वो तो जैसे ही जो एंजियोटेंसिन सेकंड का बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ वैसे ही दूसरे जो कंपाउंड्स है इनका भी स्टिमुलेशन ये स्टार्ट कर देगा. इसके बाद हम लोग आज सेकंड पार्ट इसका देखेंगे. ये एक्चुअली जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन अभी कुछ इसके बचे हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं. अब जहां तक हम लोगों ने बात किया कि जो किडनी है वहां पर जो रेनिन है वो होता है और उसके चलते जो एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है और विद द हेल्प ऑफ द कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजियोटेंसिनोजन है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा और फिर जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसका फॉर्मेशन होगा. अब इसके दो रिसेप्टर्स हैं अगर हम देखें डायग्राम में, AT1 और AT2. AT1 एंड AT2. तो मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो इसके चलते हैं बिकॉज अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो एक जो सिग्नलिंग जो कैस्केड है वो जनरेट होता है, जीन का जो एक्सप्रेशन है वो देखने को मिलता है और कार्डियक डिजीज, वस्कुलर डिजीज और रीनल डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं. बिकॉज ये सिस्टम अगर एक्टिवेट होता है तो फिर ये और हजार्डियस फॉर्म में देखने को आता है. तो या तो हम इसको जो कैप्टोप्रिल है वो दे दें ताकि ये एंजाइम को जाके वो इनहिबिट कर देगी और इसका सिंथेसिस को बंद कर देगा. अगर ये यहाँ पर काम कर रहा है, अभी हम लोग देखेंगे जो पेशेंट होते हैं उसमें किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, तो सिम्टम्स के हिसाब से वो डायग्नोसिस होता है. डॉक्टर्स ये तो पूछा ना भैया क्या हो रहा है आपको, बोला मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो वो हो रहा है, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो वो हो रहा है. तो वो अपनी बात कहता है पेशेंट और डॉक्टर अपना डायग्नोसिस का पाथवे निकालता है. अच्छा पहले आपको ये हुआ, अच्छा पहले आपको ये हुआ, नमक खाते थे, सर दर्द होता था. तो इस टाइप से जो बातें होती है उससे ये डायग्नोसिस के पार्ट आते हैं. तो ये कौन सी कंडीशन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं. नाउ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन किडनी. अगर हम केवल जो किडनी है उसको फोकस करें, जो एंजियोटेंसिन सेकंड की बात हो रही है अभी, तो इन एडिशन टू एक्सर्टिंग इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन किडनी थ्रू एल्डोस्टेरॉन, the angiotensin second promotes sodium and hydrogen exchange in proximal tubules, या हम कहते हैं increase sodium chloride and bicarbonate reabsorption. तो एक्चुअली जो नेफ्रॉन है उसका जो स्ट्रक्चर है, तो फाइनली इसमें ये कहा जाएगा कि ये जो रीएब्जॉर्प्शन है वो सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट इन तीनों का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है. फर्दर इट रिड्यूसेस द रीनल ब्लड फ्लो एंड प्रोड्यूस इंट्रारीनल हेमोडायनामिक इफेक्ट व्हिच नॉर्मली रिजल्ट इन सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. तो फाइनली तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हमको देखने को मिल रहा है और वाटर और जो सोडियम है उसका रिटेंशन हो रहा है. बट ऐसा क्यों हो रहा है?
बिकॉज द रिडक्शन इन रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि जब इनका रिटेंशन बढ़ जाएगा तो ऑर्गन क्या करेगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। जो किडनी फेलियर की जो कंडीशन होती है, जो धीरे धीरे बनने लगती है एक्चुअली, क्योंकि अगर आप देखें तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है और वो पेशेंट पता नहीं किस स्टेज में वहां पे जाता है, तो फिर ये सब जो चीजें इनको डायग्नोस करना पड़ता है। तो ऑर्गन स्ट्रेस में आ जाएगा और फिर वो धीरे धीरे ब्लड फ्लो ही कम हो गया उसमें, तो ये जो चीजें और ये वर्स्ट होने लगेंगी। हाउएवर, an opposite effect has been observed in cirrhotic and renovascular disease patient। तो किडनी सिरोसिस है या सेलुलर डिसेबिलिटी है, रीनोवास्कुलर डिजीज है, रीनोवास्कुलर है ना, रीनल फेलियर भी है और वास्कुलर प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, तो उसमें इसका अपोजिट इफेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि वाटर और सोडियम का रिटेंशन कम हो जाता है, क्योंकि सेल काम ही नहीं कर रहा है तो इफेक्ट तो अपोजिट होगा। नाउ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन सीएनएस। सीएनएस में जैसे हम लोगों ने देखा है, it has been noted that the systematically administered angiotensin second can gain access to the certain periventricular areas of the brain to induce drinking behavior and ADH release, antidiuretic hormone release, both of which would be conducive to plasma volume expansion। तो इसकी वजह से क्या होती है कि पेशेंट को ज्यादा ड्रिंकिंग बिहेवियर होता है, प्यास ज्यादा लगती है, पानी ज्यादा पीता है, और फाइनली जो एडीएच है उसका भी वो रिलीज हो रहा है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन होने लगता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो एंड कंट्रीब्यूट्स टू द प्रेशर रेस्पॉन्स। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि किस टाइप से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, उनको ये सपोर्ट करता है। जो पेरिफेरल सिंपैथेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो angiotensin second enhances the activity of the peripheral action as well. It releases the adrenaline from adrenal medulla, stimulate autonomic ganglia and increase the output of noradrenaline from adrenergic nerve endings। तो देखिए, इसलिए ये इसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि फाइनली नॉर एड्रेनलिन के ये सिक्रेशन को ही बढ़ा रहा है, यानी कि ये स्टिमुलेट कर रहा है गैंग्लिया को और इंक्रीज कर रहा है आउटपुट ऑफ नॉर एड्रेनलिन जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वहां से। तो इसीलिए फिर जब ये ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा तो ये अपने एक्शन शो करेगा, और ये ऑलरेडी कर ही रहा है, तो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन और इसका जो सिंपैथेटिक एक्शन है वो बढ़ेगा और फिर कंडीशन चेंज होने लगेगी और हाइपरटेंशन की स्टेज वर्स्ट होने लगेगी। तो यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग पूछिए। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन जितने भी आपको सही ढंग से पढ़ना है और हर एक पॉइंट को फोकस करना है इसमें। अगर आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तो इस सब्जेक्ट में एज ए फार्मासिस्ट जो नॉलेज आपको गेन करनी चाहिए उससे कहीं ना कहीं आप रह जाएंगे।